22 दिसंबर 2016 शाम की 7:30 बजे जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने खुद को एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस का एडिशनल एसपी आशीष प्रभाकर बताया। इस पर पुलिसकर्मी ने जय हिंद कहकर उनका अभिवादन किया। एडिशनल एसपी ने कंट्रोल रूम को बताया कि जगतपुरा रोड पर एक गाड़ी में लड़की की लाश पड़ी है, तुरंत पीसीआर वैन भेजो। इसके बाद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने न तो घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी और न ही सटीक लोकेशन बताई। कंट्रोल रूम में जवाहर सर्किल, शिवदासपुरा और मालवीय नगर सहित अन्य नजदीकी पुलिस थानों के एसएचओ को सूचना दी गई। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के 1 घंटे बाद रात को 8:30 बजे पीसीआर वैन घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने देखा कि बॉम्बे हॉस्पिटल की निर्माणाधीन बिल्डिंग के सामने एक स्कॉर्पियो खड़ी थी। गाड़ी में युवक और युवती के खून से लथपथ शव थे। स्कॉर्पियो से खून जमीन पर टपक भी रहा था। जगतपुरा का ये इलाका शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में है। ऐसे में चेटक इंचार्ज रामविलास ने शिवदासपुरा पुलिस थाने को सूचना दी। तत्कालीन सीआई दीपक खंडेलवाल मौके पर पहुंचते हैं। सीआई दीपक खंडेलवाल ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उसकी दाहिनी कनपट्टी पर गनशॉट का निशान है, खून निकल रहा है। व्यक्ति ने अपनी दाहिनी हाथ से पिस्टल पकड़ रखी थी। व्यक्ति की बगल वाली सीट पर एक युवती का शव था। युवती का सर मृत व्यक्ति की गोद में पड़ा था। इस वजह से युवती का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। स्कॉर्पियो अंदर से लॉक थी, गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। स्कॉर्पियो के अगले टायरों के नीचे 2 बियर की कैन और कुछ दूरी पर एक शराब की बोतल खाली पड़ी मिली। इंचार्ज ने तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर RJ14UB2287 की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट्स, डॉग स्क्वाड और फोटोग्राफर भिजवाने के लिए मैसेजेस किए। पुलिस अभी तक इसे रूटीन क्राइम सीन ही मान रही थी। इस दौरान सीआई खंडेलवाल को जानकारी मिलती है कि स्कॉर्पियो एटीएस ऑफिस की है। जब उन्होंने मृतक के चेहरे को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि शव एटीएस के एडिशनल एसपी आशीष प्रभाकर का ही है। उनके हाथ में पकड़ी गई पिस्टल पर भी नंबर 21 का टैग लगा हुआ था। उन्होंने वायरलेस सेट पर इसकी सूचना दी तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। डीसीपी साउथ मनीष अग्रवाल के साथ ही सीनियर आईपीएस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। स्कॉर्पियो के अंदर के हालात देख सहमे पुलिस अधिकारी। घटनास्थल के हालात और स्कॉर्पियो की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टया पुलिस यही मान रही थी कि एसीपी आशीष प्रभाकर ने पहले साथ में बैठी युवती को गोली मारकर हत्या की और इसके बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली। स्कॉर्पियो के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने आसपास सबूत तलाशने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। स्कॉर्पियो का लॉक खोला गया। आशीष के हाथ से बरामद ग्लोबल पिस्टल सरकारी थी। इसकी जांच के दौरान चैम्बर में 1 कारतूस और 6 कारतूस मैगजीन में मिले। वहीं घटनास्थल से पुलिस को 2 खाली कारतूस मिले, बियर, शराब की बोतल और गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स लिए गए। पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन प्रहलाद साहू मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव की शिनाख्त की। गाड़ी में जिस युवती की लाश मिली उसकी उम्र 25-26 साल लग रही थी। उसने जीन्स और टॉप पहना था। युवती के सर में गोली मारी गई थी। उसकी शिनाख्त अलवर जिले के राजगढ़ निवासी पूनम के रूप में हुई। वहीं आशीष प्रभाकर की दाहिनी कनपट्टी पर गोली का निशान था जो आर पार था। युवती की तलाशी के दौरान उसकी जीन्स की जेब से 100 रुपए मिले। स्कॉर्पियो में पुलिस को 3 मोबाइल फोन मिले। इनमें से 2 पर पासवर्ड लॉक लगा था। पुलिस ने देर रात दोनों शवों को गाड़ी से बाहर निकाला और एसएमएस की मोर्चरी में रखवाया। स्कॉर्पियो में रखे ब्रीफ केस में कुछ कागजात मिले जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। आशीष मूलतः अजमेर के अलवर गेट के रहने वाले थे। वे अजमेर के नामी साहित्यकार और समाज सेवी प्रफुल्ल प्रभाकर के बेटे थे। उनकी स्कूलिंग सेंट एंसलम से हुई थी। इसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद 1 साल तक उन्होंने न्यूज़पेपर में बतौर ट्रेनी नौकरी भी की थी। इसके बाद उनका आरपीएस में चयन हो गया। उनकी 2 बहनें हैं। एक बहन का ससुराल जयपुर और दूसरी का ग्वालियर में है। एडिशनल एसपी प्रभाकर राजस्थान में आईएसआईएस नेटवर्क की जांच कर रहे थे। उनके पास सीकर व कर्नाटक के गुलबर्गा में आईएसआईएस नेटवर्क के केस की जांच थी। इसके अलावा आईएसआईएस से संबंध रखने वाले इंडियन ऑयल के मैनेजर सिराजुद्दीन का मामला भी उन्हीं के पास था। ऐसे में एएसपी की मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस को स्कॉर्पियो की तलाशी के दौरान एएसपी के 2 सुसाइड नोट मिले। एक नोट पुलिस और दूसरा परिवार के नाम था।
एक नोट में आशीष प्रभाकर ने पूनम नाम की युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि पूनम कोचिंग के बहाने अधिकारियों से संपर्क करती है और इसके बाद प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें और अन्य अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैं बतौर पुलिस अधिकारी उसे सजा देना चाहता था। वहीं दूसरे नोट में एसीपी प्रभाकर ने पत्नी से माफी मांगते हुए लिखा कि मैं गलत राह पर चला गया, पूनम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सबके लिए कुछ करना चाहता था लेकिन समस्या ज्यादा बढ़ गई, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे माफ करना। इस नोट ने पुलिस जांच को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। नोट में कुछ व्यक्तियों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे थे। एसीपी ने पुलिस से इनके पूछताछ करने की बात कही। पुलिस इस नोट के आधार पर ब्लैकमेलिंग रैकेट की जांच में जुट गई। पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी और सघन जांच के लिए उसे जब्त कर लिया। इस संबंध में शिवदासपुरा पुलिस थाने में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया। इसकी जांच सीआई दीपक खंडेलवाल को दी गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आशीष प्रभाकर ने जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था और इसके बाद से ही आशीष और पूनम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। इस केस की पूरी जांच एएसपी के सुसाइड नोट पर टिकी थी। इस नोट में उन्होंने 7 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे। एएसपी ने अन्य अधिकारियों को भी इसी तरह ब्लैकमेल करने की बात कही थी। मामले में पुलिस ने संदिग्ध मोबाइल नंबर की सीडीआर की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही आशीष प्रभाकर और पूनम के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। पुलिस की जांच में सामने आया कि एएसपी आशीष प्रभाकर और पूनम की मुलाकात 2012 में हुई, जब 22 साल की पूनम का अपने पति से विवाद चल रहा था। उसकी शादी 1 साल पहले 2011 में हुई। इसके बाद से ही पूनम के ससुराल में पति और ससुराल वालों के साथ झगड़े शुरू हो गए। इस संबंध में पूनम ने एक केस माणक चौक पुलिस थाने में दर्ज करवाया था। उस समय आशीष प्रभाकर इस इलाके के एएसपी थे। वे इस मामले की जांच कर रहे थे। केस के सिलसिले में दोनों की मुलाकातें हुई। जल्द ही ये मुलाकातें दोस्ती में बदल गई। हालांकि बाद में पूनम और उसके पति के बीच राजीनामा हो गया, लेकिन पूनम ने तलाक ले लिया। इसी बीच आशीष प्रभाकर का अलवर ट्रांसफर हो गया। पूनम का घर भी अलवर में ही था। इस कारण दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। कुछ समय बाद आशीष प्रभाकर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जयपुर के गोपालपुरा इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान शुरू किया। पूनम भी कोचिंग के नाम पर अपनी बहन नीलम के पास जयपुर आ गई। नीलम जयपुर पुलिस में कांस्टेबल है और उसके बाद पूनम आशीष के साथ मिलकर कोचिंग चलाने लगी। पूनम को आशीष की शादीशुदा होने और उसके परिवार के बारे में पहले से जानकारी थी। इधर आशीष घरेलू विवाद के कारण काफी तनाव में थे। उनकी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी। आशीष की पत्नी जयपुर में ही अपने मायके में रहती थी। वहीं आशीष को अजमेरी गेट के पास पुलिस क्वार्टर मिला था। पूनम अब आशीष पर उससे शादी करने का दबाव बनाने लगी। करीब 6 महीने से दोनों के बीच इस बात को लेकर अनबन रही। इस बात को लेकर एएसपी भी तनाव में थे। एएसपी के सुसाइड करने की सूचना जब परिजनों को मिली तो वो भी हैरान रह गए। एएसपी के पिता ने उस दौरान मीडिया को बताया था कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई मामला है। बहू और आशीष ने भी नहीं बताया। अगर हमें बताते तो हम इसे सुलझाने की कोशिश करते। आशीष इकलौता बेटा था। ट्रेनिंग के दौरान एएसपी लापता हो गए थे। इस वारदात से करीब 1 महीने पहले एसीपी प्रभाकर अचानक लापता हो गए। उस दौरान वे आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे थे। काफी देर तक जब उनसे संपर्क नहीं हुआ तो पत्नी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर नाकाबंदी करवाई। इसके बाद वे जल महल के पास मिले। ट्रेनिंग के दौरान अचानक लापता होने पर काफी विवाद हुआ। आरपीए में 10 महीनों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें एटीएस में लगाया गया। उस समय आशीष का पूनम से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर पूनम ने बजाज नगर पुलिस थाने में एएसपी पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसकी भनक जब एएसपी को लगी तो वे आरपीए की ट्रेनिंग छोड़कर चले गए। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, पर बाद में दोनों की सुलह हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि एटीएस एसीपी आशीष प्रभाकर वारदात के दिन यानी 22 दिसंबर 2016 को भी रोजाना की तरह ऑफिस पहुंचे। पूरा दिन काम करने के बाद वे ऑफिस से शाम को करीब 5 बजे निकले। इससे पहले उन्होंने सभी पेंडिंग फाइलें निकलवाई। उच्च अधिकारियों से इन पर टिप्पणी कराने के बाद वे ऑफिस ले गए। उनके पास उस दिन कोई पेंडिंग फाइल नहीं बची थी और इसके बाद वे पूनम के पास गए। यहाँ से दोनों स्कॉर्पियो में एक साथ घूमे। दोनों ने साथ में शराब पी और इसके बाद दोनों सरकारी गाड़ी से जगतपुर आ गए। शाम को 7:30 बजे एएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। साथ ही एएसपी को फोन करने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। एएसपी आशीष प्रभाकर ने फायरिंग की प्रैक्टिस भी की थी। वे एटीएस के अन्य अधिकारियों के साथ फायरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए 20 और 21 दिसंबर को चौमू के मौरीजा गए। वहां उन्होंने वारदात से एक दिन पहले अपने ग्लोक पिस्टल एसएलआर से फायरिंग प्रैक्टिस की। आशीष प्रभाकर ने वारदात के दिन ही एटीएस मालखाने से पिस्टल इशू कराई थी।
आमतौर पर वे अपने साथ पिस्टल नहीं रखते थे। इसके अगले दिन 22 दिसंबर की शाम को उनका और पूनम का शव स्कॉर्पियो में मिला। आशीष प्रभाकर के पिस्टल निकालने पर दोनों के बीच छीना झपटी हुई। पूनम ने आशीष प्रभाकर को रोकने की कोशिश की, जिसके कारण गाड़ी के दरवाजे व छत में गोली लगी। स्कॉर्पियो के ड्राइवर साइड के दरवाजे और छत में गोली चलने से छेद हो रखे थे। दोनों छेद बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। एफएसएल और पुलिस का मानना था कि गोली अंदर से बाहर की तरफ निकलने से ये छेद हुए हैं। तत्कालीन डीसीपी साउथ मनीष अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि आशीष प्रभाकर स्टडी लीव पर चल रहे थे। वारदात से कुछ दिन पहले ही ड्यूटी पर वापस लौटे। पुलिस कंट्रोल रूम ने जो नंबर बताया था वो आशीष प्रभाकर का ही था। जांच के दौरान पुलिस ने पूनम के परिजनों को भी जांच के लिए बुलाया। उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। पोस्टमार्टम के दौरान पूनम के जीजा विमलेश ने एसपी पर खुद को बचाने और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए सुसाइड नोट लिखने की बात कही। पूनम की बहन दीपिका ने बताया कि पूनम के मोबाइल में एएसपी का नंबर सेव नहीं था। वे पूनम की शादी के लिए लड़का तलाश रहे थे। इस बीच इस वारदात से पूरा परिवार सहम गया। एक पिस्टल से चली गोली किसने चलाई नहीं मालूम था। क्या था पूरा मामला, चलिए आगे बताते हैं। एफएसएल जांच में यह साबित हुआ कि दोनों को एक ही वेपन यानी पिस्टल से गोली लगी है। घटनास्थल पर आशीष और पूनम के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं था। ऐसे में पुलिस 8 महीने की जांच के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। जांच अधिकारी दीपक खंडेलवाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जांच के दौरान ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आशीष प्रभाकर ने ही पूनम को गोली मारी है या फिर पूनम और आशीष ने स्वयं को गोली मारी है या ये घटना दुर्घटनावश हुई है। पुलिस ने माना कि बिना सबूतों के स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आशीष प्रभाकर ने पूनम को गोली मारी थी। केवल आकलन के आधार पर आशीष प्रभाकर को धारा 302 का अभियुक्त मानना साबित नहीं हो पाता है। पुलिस ने इस केस पर 31 अगस्त 2017 को एफआईआर लगा दी। इसे 4 सितंबर 2017 को चाकसू कोर्ट में पेश कर दिया।